बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलें आज हम मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 9 डिस्कस करते हैं, जिसके सेक्शन ए में सबसे पहले हमारे पास इसके एमसीक्यूज हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं और 20 मिनट्स में हमने ये सॉल्व करने हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। यहाँ पे हमने एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। पहले हम एडवर्ब की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। An adverb is a word that can modify or describe a verb, adjective, another verb or entire sentence. तो adverb की हमारे पास different क्या है descriptions हैं, जिसमें बताते हैं कि adverb कहाँ कहाँ यूज होता है। तो adverb कहाँ कहाँ यूज होता है? Can be used to show manner. manner जब किसी सेंटेंस में शो होंगे तो हम बता रहा होगा कि वो चीज़ किस तरह हुई है। डिग्री बता रहा होगा तो वो किस एक्सटेंट तक हुई है। जगह बता रहा होगा एडवर्ब तो बता रहा होगा कि कहाँ। और टाइम अगर बता रहा है तो कब। तो यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस में एडवर्ब यूज हुआ है लेट। शी हैज टू वर्क लेट टुमारो। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है? बी, लेट। द थीम ऑफ द लेसन द टू बार्गेन्स इज ए, बी, सी और डी। ये एक लेसन है क्लास 9 में, द टू बार्गेन्स। तो इसका थीम क्या था? जेनेरोसिटी। ठीक हो गया। तीसरा है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर वर्ब। पहले हम देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या होता है। ये रेगुलर वर्ब आर वर्ब्स whose simple past and part participle जो होते हैं आर formed by adding the suffix ed। यानी कि जो जिन वर्ब्स के आगे सिर्फ ed का इजाफा होता है वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, और जिनके आगे अदर देन एडिंग द सफिक्स ed, जिनके आगे ed नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? इररेगुलर वर्ब्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए पुट के आगे कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, फिर आगे सी, सा, सीन होता है, और एड, एडिड, एडिड होता है ना, तो इसलिए हमारे पास सी इसका आंसर है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है, तो यहाँ पे भी ईडी ऐड नहीं हो रहा, तो ये रेगुलर वर्ब है। ओके। 4 नंबर है, एज सुन एज ही अपीयर्ड द होल क्राउड रोड विद वन वॉइस पाकिस्तान जिंदाबाद। द अबव सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। Which lesson? Qaeda-Azam of great leaders, safety first, the fantastic shoemaker and Nasiruddin। तो यहाँ पे हमारे पास किस में से आया हुआ है? ये कायद-ए-आज़म अ ग्रेट लीडर। आगे 5th है, चूज अ सेंटेंस containing अ ट्रांजिटिव वर्ब। पहले हम देखते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। A verb can be described as transitive or intransitive based on whether or not it requires an object to express a complete thought। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की क्या डिफरेंशिएट करता है कि जिस वर्ब को हमारे पास आखिर में ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है। And transitive verb is verb that makes sense only if it exerts its action on an object। और intransitive verb कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट के बगैर भी अपना मतलब पूरा कर लेते हैं, हम उसको intransitive verb कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? दे हेल्प्ड मी। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। अजमल इज डैश फेलो देन बहार। जहां पे देन आ जाता है वहां पे मोर ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है? सी, अजमल इज मोर इंटरेस्टिंग फेलो देन बहार। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कम्स फर्स्ट इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे पहले पहला वर्ड देखने के बाद दूसरा वर्ड देखा जाता है। दूसरा पहला वर्ड कौन सा है एक ही सीक्वेंस में? तो हमारे पास एच के बाद सेकेंड, यहाँ पे आई बाद में आता है, ओ बाद में आता है, यू बाद में आता है, ई पहले आता है, तो यहाँ पे बी हो गया। आगे है द वर्ड एस्टोनिश मीन्स encourage, confuse, afraid और सरप्राइज। एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज। Bring me a glass of water. The sentence is an example of
यहाँ पे सेंटेंस की 4 टाइप्स दी गई हैं, तो हम पहले टाइप्स देखते हैं कि 4 टाइप्स हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट बयान की जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है जहाँ पे क्वेश्चन होता है। इम्पेरेटिव में कोई कमांड दी जाती है, बताया जाता है। और एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक्सक्लेमेशन बयान की गई हो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास हो जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, कौन सा सेंटेंस हो गया, कमांड दी गई है, यहाँ पे बोला गया कि मेरे लिए एक पानी का ग्लास ले आए, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। द वर्ड implication has syllables which how many, पहले हम इसको syllable को डिफाइन करते हैं। is a part of word that contains a single vowel sound। सिंगल वावल हो तो एक होता है, जितने एक लफ्ज में जितने वावल साउंड्स पूरे हों उतने नंबर ऑफ सिलेबल्स होते हैं उसमें। फॉर एग्जांपल बुक एक ही दफा ओ प्रोनाउंस किया गया तो उसमें 1 सिलेबल है। रीडिंग में दोनों जो हमारे पास वावल्स हैं दोनों की आवाज आ रही है तो उसको हम 2 सिलेबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीकेशन, चार जो है ओ की साउंड नहीं आ रही, चारों वावल्स की साउंड बाकी आ रही है, तो नंबर ऑफ जो सिलेबल्स हैं वो 4 हैं। Which of the following sentences is correctly capitalized? अच्छा, नेम ऑफ सिटी है वो हमारे पास कैपिटल है, नेम ऑफ पर्सन है वो हमारे पास स्मॉल है, विलेज जो है था वो कॉमन नाउन होता है तो उसका वी बड़ा करने की जरूरत नहीं है, लाहौर का एल बड़ा होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास इस सेंटेंस में ए जो हमारे पास है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, पिशावर को कैपिटल किया गया है। Choose the correct passive voice of the given sentence. He is putting mangoes on the table. तो मैंगोज हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैंगो से शुरू करेंगे, मैंगोज चूंकि ये जमा है तो आर लिखा जाएगा, मैंगोज आर। आगे यहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो बीइंग हो जाएगा और उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी पुट की, ऑन द टेबल बाय हिम, यहाँ पे बी आ गया, मैंगोज आर बीइंग पुट ऑन द टेबल बाय हिम। Choose the correct punctuation mark. What a beautiful scene it is. यहाँ पे हमारे पास ये वाला punctuation mark ऐड होगा। The synonym of the word grateful is respectful, pitiful, thankful or awful. It is thankful. Which figure of speech has been used in the following lines? And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. पहले हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड टू मेक अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन योर रीडर और लिसनर। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है किसी भी सेंटेंस में, किसी पोएम में, जहाँ पे रीडर पर वो एक जो है वो ग्रेट इफेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो इसका है वो एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन है। तो हम देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन में क्या होता है। एलिट्रेशन क्या था, द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया गिवन ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन फॉर्म। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये बताया गया है कि एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन दोनों में क्या होता है कि मतलब ये इस तरह बयान किया जाता है कि जिसमें लैंग्वेज जो यूज होती है that cannot be taken literally, हम उसको literary meaning नहीं दे सकते, because it was written to create a special effect or feeling। एक स्पेशल इफेक्ट को वो बयान कर रही होती है। तो यहाँ पे ये जो इस पोइम से लिया गया है ये वाली लाइंस, तो यहाँ पे ये इसका हम लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, हम ये बताएंगे कि वो क्या फील कर रहा है शायर। ठीक है, इस तरह हमारे ये 15 MCQs पूरे हो गए हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में इसका पार्ट 2 और पार्ट मतलब सेक्शन बी और सी करेंगे। तो तब तक के लिए आप ज़रा इसको अच्छे से तैयार कर लें, पढ़ लें, समझ लें, और मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।